हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस हमारे नए चैप्टर की, जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को, एनसीईआरटी के हिसाब से। और आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की फाउंडेशन ले करने वाले हैं गाइस। ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये कुछ नया है। अब तक आपने 9th-10th में जो कुछ भी पढ़ा उससे इसका कोई लेना देना खास नहीं होगा। ये एक नई चीज़ है आप लोगों को सीखने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को आराम से देखें, ध्यान से देखें और पूरा समझें। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो चलो फिर बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। और हाँ, अगर आज चैनल पर फर्स्ट टाइम आया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। बिना देर करे लेट्स आप लोगों ने अपनी 9th और 10th क्लास में कुछ इस तरह की इक्वेशंस पढ़ी होंगी। किस तरह की? एक तो आप लोगों ने पढ़ी होगी x² - 1 = 0। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप लोग करेंगे x² = 1। उसके बाद क्या करेंगे आप, x का सॉल्यूशन रिपोर्ट कर देंगे ±1। ये हो जाता था आपका आंसर। चलो यहाँ तक की बात तो ठीक थी और 10th क्लास तक बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा ऐसी ऐसी बातें कर कर। अब अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बच्चा अब आपको क्या सॉल्व करना है, अब आपको सॉल्व करना है x² + 1 = 0। x² + 1 = 0। तो इसमें आप क्या करेंगे, x² को -1 के इक्वल लेकर जाएंगे। अब आप मेरे को अपनी स्टडी के हिसाब से बताएं, जितना आपने आज तक पढ़ा है, जो भी नॉलेज गेन करी है, क्या किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? क्या किसी नंबर का स्क्वायर -1 के इक्वल हो सकता है? अगर मैं आपकी नॉलेज के हिसाब से बात करूं तो आपका आंसर होना चाहिए जी नहीं। हमने पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन अब हम 11th में आ गए हैं, थोड़े से बड़े बच्चे हो गए हम लोग, तो एक नई चीज़ सीखनी है। क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, x² = -1 का सॉल्यूशन हम नहीं दे पा रहे थे, तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि यार कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पर ही कॉम्प्लेक्स नंबर की फाउंडेशन रखी गई। कॉम्प्लेक्स नंबर की फाउंडेशन कैसे रखी गई? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या नंबर्स हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली हैं तो नंबर्स ही। एक होता था ना गाइस नेचुरल नंबर, वो किसका सबसेट होता था? होल नंबर। वो किसका सबसेट होता था? रेशनल। वो सब किसके होते थे? रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पता क्या है? जिसके ये सब सबसेट हैं, सी से डिफाइन किया जाता है। और ये सारे नेचुरल, होल, रेशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर्स सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप कहोगे जी हाँ। अगर मैं आपसे कहूं 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ। 2/5 है, हाँ। वो अलग बात है कि ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूं तो सारे ही नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसको सॉल्व करने का तरीका, तो x² = -1 इक्वेशन पर अटक कर ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा निर्माण कर दिया। और आपके कितने दिन खराब हो गए? 15 दिन खराब कर दिए सारे मैथमेटिशियंस ने ये चीज डिस्कवर कर। देखते हैं क्या होता है। x² = -1 पर फोकस करना है हमें, ध्यान से समझेंगे। ज्यादा टफ भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। तो x² = -1 क्या करा मैथमेटिशियंस ने? मैथमेटिशियंस एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी जिसको मैं क्या बोलूंगा? आयोटा। क्या बोलूंगा मैं? IOTA, आयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है √(-1). क्या होती है इसकी वैल्यू? √(-1). तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए आपको पहले एक चीज ध्यान रखनी होगी, एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी गई। क्या चीज? आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √(-1). √(-1). अब आते हैं इस इक्वेशन पर, x² = -1। अगर आप कन्वेंशनल वे से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो x क्या होगा? x होना चाहिए ±√(-1). ऐसे ही तो होता था। अगर x² =
2 आता था तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस, और 2 के अंदर रूट यही तो होता था, तो यहाँ -1 है 2 की जगह, तो मैंने प्लस माइनस करके -1 कर दिया। अब अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि रूट ऑफ -1 कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये नया सीखना है, और इसको याद भी रखेंगे कि आयोटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, तो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोगों को इस पर्टिकुलर तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। हमने सिर्फ एक आयोटा डिफाइन करा जिसकी वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ -1, और आयोटा की हेल्प से अब मैं इन पर्टिकुलर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर पा रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है गाइस। एक चीज और होती थी, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ax² प्लस bx प्लस c, या फिर ax² प्लस bx, चलो यही सी पर बात कर लेते हैं। आपने 2 केसेस पढ़े होंगे, एक तो होता था d इक्वल्स टू 0, एक होता था d ग्रेटर देन 0, और एक होता था d लेस देन 0। d इक्वल्स टू 0 पर क्या होता था, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है शायद चैप्टर 2 में, ठीक है। तो d इक्वल्स टू 0 में क्या होता था, इक्वल रियल रूट्स, सही बात है। d ग्रेटर देन 0 में क्या होता था, 2 रियल रूट्स जो कि अनइक्वल होते थे, और d लेस देन 0 में क्या होता था, नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन का मतलब कि अभी तक हमने रियल नंबर्स तक पढ़ा था ना, तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अगर d लेस देन 0 होगा तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप लोगों को पता होगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला करके। क्या होता है वो, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस ac अपॉन 2a। सब बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा ये फॉर्मूला, और अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ाई करके, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो इस फैक्टर पर, रूट ऑफ b² माइनस 4ac। आप लोगों को पता होगा कि जब d ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू क्या होती थी, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहाँ पर d की वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर b² माइनस 4ac लेस देन 0। आप लोगों को एक बात पता है, और अगर नहीं पता हो तो आपसे याद रखनी है, क्या कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि जो रूट है इसके अंदर अगर कोई नंबर है वो रियल नंबर्स में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस केस में इस रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि हम ये सारे के सारे फॉर्मूलाज भी रियल नंबर्स में पढ़ते थे। जब b² माइनस 4ac यानी कि जो d की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, वो लेस देन 0 हो जाएगी, यानी कि इस जो रूट के अंदर के नंबर की वैल्यू है ये भी लेस देन 0 हो जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता एज पर रियल नंबर थ्योरी। तो फिर हम क्या कहते थे कि क्योंकि ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये रूट सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता तो x की वैल्यूज नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि x की वैल्यू नहीं निकल पाएंगी, इसका क्या मतलब हो गया, नो रियल सॉल्यूशन। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमने जब आयोटा डिफाइन कर दिया, आयोटा से हमने एक चीज डिफाइन कर दी कि रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है, रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा बोल दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीख चुके हैं, तो अब हम रूट के अंदर नेगेटिव वाले पोर्शन को भी सॉल्व कर पाएंगे, और आयोटा के टर्म्स में हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहां पर जो नो रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, अब हम 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का टारगेट 2 ही रहने वाले हैं। एक तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छे से समझाना है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे ये काम करता है, और सारी बातें समझानी है। दूसरी बात ये समझानी है कि आपको अगर ऐसी इक्वेशंस दी जाएं जिसमें d लेस देन 0 हो, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac जो वो लेस देन 0 हो, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालने का तरीका हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आई होप यहां तक की बात बच्चों क्लियर हो गई होगी। तो चलो एक फॉर्मल डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, और समझते हैं आगे की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी तक आप लोगों ने जो सीखा वो क्या है, आयोटा क्या होता है। आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ -1। इसको बस रट लो, समझ लो, समझने को कुछ है नहीं इसमें। वैसे आयोटा माइनस रूट ऑफ -1 है तो है। चलो एक चीज और, आयोटा पर बात करिए शुरू, तो आयोटा पर ही रहते हैं अभी।
मैंने बोला आयोटा रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। क्या आपको पता है रूट हाफ पावर होती है, हाफ पावर का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया -1 हाफ इंटू 2 से 2 कट हो गया, तो आयोटा स्क्वायर क्या आ गया? -1। आयोटा तो होता है रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ये बात भी ध्यान रखेंगे, बस 4 ध्यान रख लो, बाकी तो खुद हो जाएंगे। फिर आयोटा क्यूब की भी बात करनी पड़ेगी भाई। आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, सही बात है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी? -1। और आयोटा की क्या वैल्यू होती है? पहले से आपको पता ही है, रूट ऑफ -1। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं माइनस एज इट इज, माइनस ऑफ रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू चलो नहीं रखते, वापस डाल देते हैं, ये बन जाएगा माइनस आयोटा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आयोटा क्यूब होता है वो होता है माइनस आयोटा के इक्वल। याद रखेंगे 4 चीजें। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या होगी? आयोटा की पावर 4 को मैं आयोटा की 2 पावर का स्क्वायर लिख सकता हूं। आयोटा 2 क्या है? आयोटा की पावर 2 -1, यानी कि ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? -1 इंटू -1, जो हो जाएगा 1 के इक्वल। तो आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल आ गया? 1 के। बस ये 4 आपको याद रखने होते हैं। क्या क्या? आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? उसको स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि सिंपली -1। आयोटा क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 क्या होती है? 1। अगर आपको ये 4 आते हैं तो आप आयोटा की टर्म्स में कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं आयोटा की पावर 33 बताओ, क्या आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 33 को? आयोटा की पावर 32 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 32 क्या होगा? 4 8 4 क्या होता है? 32। आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 की पावर 8 डॉट आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा की पावर 33 क्या होता है? आयोटा। तो इसी तरह से आप, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आयोटा पावर 6 क्या होगा? आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा की पावर 2, आयोटा 4 1, आयोटा स्क्वायर -1 इक्वल्स टू -1। आयोटा की पावर 6 क्या होती है? -1। तो आप कोई भी आयोटा की पावर ले लो अदर देन आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा की पावर 4, आप कोई भी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये 4 याद हैं। तो आपको ध्यान रखना है आयोटा की पावर -1 होता है, पहली बात। ये आयोटा स्क्वायर याद रखेंगे, आयोटा क्यूब याद रखेंगे और आयोटा 4 याद रखेंगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह से आयोटा की टर्म्स में आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो आप अब कर सकते हैं। चलो अब फाइनली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स? देखो, नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू, z से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हों, उनको हम क्या बोलेंगे गाइस? उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब इसमें a और b क्या है? जो a है इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक को क्या बोला जाता है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका आपको फेस बनाना हो, फेस का मतलब सिंबल, तो वो क्या होगा? आर ई फॉर रियल, और क्योंकि ये जेड है आर ई जेड, यानी कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। आर ई जेड की वैल्यू क्या होगी? ए। अगली चीज देखेंगे बी क्या है? बी को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको भी
आई एम इमेजिनरी से आया और ये z, आई एम जेड से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आपको ये जो नोटेशन है इनको देखकर डरना बिल्कुल नहीं है। आर ई जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई एम जेड जो कि है बी। जो भी आयोटा के साथ होता है वो पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी वाला, और जो भी बिना आयोटा के होता है वो कौन सा होता है, रियल वाला। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि भैया सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हैं, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हैं। तो मैं यहां पर 3 सिनेरियोस डिस्कस करने वाला हूं। 3 सिनेरियोस कौन से डिस्कस करने वाला हूं, व्हेन a इज नॉन जीरो एंड b इज नॉन जीरो। जब z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b में a भी नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है। जब a भी नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, तो इसको सिंपली क्या बोलेंगे, z इज सिंपली अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब a भी जीरो हो और b भी जीरो हो तो z कैसा है, सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर जब b तो जीरो हो जाए और a नॉन जीरो हो, b जीरो हो जाए और a नॉन जीरो हो, यानी कि जो z है वो क्या हो जाएगा, सिंपली a प्लस आयोटा इंटू जीरो, जीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी क्या आता है, जीरो ही आता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, z इक्वल्स टू a। इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं हम प्योरली रियल। प्योरली रियल का क्या मतलब हो गया कि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। आयोटा के साथ का पार्ट b को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं क्योंकि b जीरो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट केस की बात करेंगे, जब a तो जीरो है बट b नॉन जीरो है। इस केस में जो z होगा वो सिंपली जीरो प्लस आयोटा भी होगा, उसको मैं आयोटा भी लिख सकता हूं। इसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलते हैं इसको, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक हमने क्या सीखा, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट containing real numbers, rational numbers and everything. Whatever covers in real numbers are complex numbers. ठीक है, तो जब a जीरो होगा और b जीरो होगा तब तो सिंपली वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, जब b जीरो हो जाता है, जब आयोटा के साथ जो भी चीज है वो जीरो हो जाती है, उस केस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और अगर a तो जीरो हो जाए लेकिन b जीरो ना हो, यानी कि आयोटा के साथ जो चीज है वो जीरो ना हो और a पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी रियल नंबर्स। सॉरी, रियल नंबर्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझो कि सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हैं। सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, प्योरली रियल वाले की बात करो। रियल नंबर्स होते क्या हैं, रियल नंबर सिंपली कुछ भी हो सकते हैं, 2/5, 3, 3.2। अब आप लोग हो गए भैया इसमें आयोटा तो है नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हैं। मैं बोल रहा हूं इसमें आयोटा है। कैसे है, ध्यान दो, प्लस आयोटा इंटू जीरो, प्लस आयोटा इंटू जीरो, प्लस आयोटा इंटू जीरो, बस आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो भी नंबर आ जाए वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। बल्कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सबसे बड़ा सेट है, और जो भी नंबर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सब इसके सबसेट ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दिस इज द सुपर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स और व्हाटएवर नंबर यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अभी तक हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, बेसिक्स पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, REZ से डिनोट करा जाता है। b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, IMZ से डिनोट करा जाता है। फिर हमने 3 केस देखे, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो तो क्या बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर।
अगर आपका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो और रियल पार्ट जीरो हो जाए तो उसको बोल लेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर दोनों नॉन जीरो हो, थोड़े थोड़े दोनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको सिंपली हम बस कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ गाइस। अगर मैं आपसे बात करूं 2 + 3 आयोटा, तो ये सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं आपसे बात करूं 32 आयोटा की, तो ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं आपसे बात करूं 25 की, तो ये एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर हमने एक चीज और सीखी, क्या सीखी, आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √(-1). अब तक आपने रियल नंबर में पढ़ा था कि आप लोग रूट के अंदर -1 नहीं सॉल्व कर सकते और वो अनडिफाइंड होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बनाया गया है, तो ये चैप्टर कहता है कि भाई मैं जब मेरे को पढ़ रहे हो तब ये मत कहना कि रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, फॉर दिस चैप्टर ओनली। ध्यान रखना, इसको हर चैप्टर में मत पेलने लग जाना, उसका नुकसान होता है, बिकॉज इसी चैप्टर में ही इसके फंडे चलते हैं। अगर आप कैलकुलस में अप्लाई कर देंगे तो वहां नुकसान हो सकता है। वहां पर अगर आपको बोला जाएगा कैलकुलस में कि रूट के अंदर -1 है तो वो अनडिफाइंड होगा, तो उसको आप ट्रू करेंगे। लेकिन अगर आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जा रहा है कि रूट के अंदर -1 हो सकता है, तो कहेंगे जी हाँ हो सकता है आपके अनुसार। ठीक है, जैसे सीबीएसई ने कहा है ना 30% सिलेबस कम हो गया, तो उनको हाँ जी करना है, हाँ हो गया है कम, लेकिन आपको पता ही है। चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को गाइज यहीं तक रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थोड़ी और डिटेल की। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे बेसिक्स क्लियर हुए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कहां से आया, क्यों जरूरत पड़ी, आयोटा की बात करी, डेफिनेशन की बात करी, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स क्यों हैं उसकी बात करी, और ये सारी डिटेल्स हमने पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अच्छी अच्छी, उनको हम ढंग से पढ़ेंगे। चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ और खूब शेयर करते रहें। गुड बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट।